पहले पार्टी को मजबूत करके पार्टी को जितवा लो। पार्टी के अंदर की जो दौड़ है वो जीत कर दौड़ लेना, लेकिन आप उस जीत से पहले यदि आपस में दौड़ना शुरू हो जाओगे तो बीजेपी के विरुद्ध कौन दौड़ेगा? हम जो आपका बॉडी का लुक है, जो दाढ़ी का है, उसके पीछे का राज जानना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं राहुल गांधी से प्रेरणा या बस स्वतः स्फूर्त प्रेरित है? नहीं, मेरा संकल्प सिर्फ एक था जी। चाहे मेरे साथ 5 आदमी साथ चलें, व्यक्ति साथ चलें, चाहे मैं अकेला चलूं कांग्रेस का झंडा उठा के, यात्रा पूरी करूंगा मैं। वो शायद ये चीज भूल जाते हैं कि किसान आंदोलन के समय बीजेपी का इकलौता सीनियर नेता जिसने किसान आंदोलन के पक्ष में ना सिर्फ आवाज उठाई थी बल्कि अलग अलग जगह धरना स्थलों पे जाके उसमें शिरकत भी की थी। हालांकि उनके प्लेटफॉर्म राजनीतिक लोगों के लिए नहीं थे, लेकिन वो अलग अलग जगह अपने तौर पे उन्होंने अपना प्रदर्शन इन 3 कानूनों के विरोध में किया। वो इकलौते चौधरी वीरेंद्र सिंह थे। बड़ी लड़ाई है जो अमेरिका के साथ डील हुई है। 75 साल में आज तक हिंदुस्तान का कृषि का बाजार विदेशी कंपनियों के लिए नहीं खोला गया था। पहली बार खोला जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में फिर भी क्या था कि जितने भी ये टिकटार्थी थे लोकसभा के नहीं थे। इसमें 99% मान लो आपके विधानसभा वाले ही होते हैं। तो वहां तक तो सबने मिलकर साथ दे दिया और लोगों में एक इच्छा थी कांग्रेस को वोट डालने की बीजेपी के विरोध में। तो वहां तो चलो ठीक है, आपकी 5 सीट आ गई। लेकिन जैसे जैसे आप विधानसभा चुनाव के करीब आते चले गए, हालत विपरीत हो गए। वो जिसको टिकट मिल गई वो कांग्रेसी, जिसको नहीं मिली वो या तो बागी या कैंडिडेट या घर बैठ गया। तो इस तरह की परिस्थितियां जो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं, अभी चाहे राव इंद्रजीत हो, किरण चौधरी हो, कुलदीप बिश्नोई हो, अगर चौधरी बृजेंद्र सिंह की कभी राय ली जाए, क्योंकि अब हमें लगता है कि आप राय देने लायक हो गए हैं और आपसे राय मांगी जा सकती है, इतना कद आपका हो गया है, उस सूरत में क्या राय देंगे? जो कांग्रेस छोड़ कर जो चेहरे चले गए, ताकतवर चेहरे, उनको लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं बीजेपी में नया नया आया था, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, बहुत सीनियर नेता हैं बीजेपी के। जब मेरी उनसे मुलाकात पहली बार हुई तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि ब्रजेंद्र, ये पार्टी वो पार्टी नहीं रही जिसमें हम पैदा हुए थे और पले बड़े थे। मैंने कहा जी कैसे? 2 चीज़ें कही थी उन्होंने। कहा था पहला तो ये कि अब यहाँ पराक्रम नहीं परिक्रमा की आवश्यकता पड़ती है, और दूसरा ये कहा था कि कोई भी वो व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति जिसका अपना राजनीतिक वजूद है, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, या अपना किसी भी प्रकार का जातिगत आधार या कोई भी आधार जिसके ऊपर उनकी राजनीति यदि है, वो बीजेपी की हिट लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है। अब भी विपक्ष अगर ये नहीं समझेगा कि इकट्ठे होकर लड़ोगे तो खड़े रह पाओगे, नहीं तो इंडिविजुअली तो निपटा दिए जाओगे। वो ठीक है, राहुल गांधी जी जब गुड़गांव आए तो उन्होंने यही बात इसको इस तरह से भी कहा कि बीजेपी इन सबको निपटाएगी, अंत में हम ही खड़े मिलेंगे जो इनसे लड़ रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, पॉडकास्ट में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बृजेंद्र सिंह, चौधरी बृजेंद्र सिंह। आप सभी जानते हैं हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, और इनका पूरा परिचय दें तो सर छोटू राम के जो नाती हैं बीरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे हैं। लेकिन अब इनकी जो पहचान है, मैं कई बार कह चुका हूं अपने वीडियो में, पुराने वीडियो में, कि अब बेटे से ऊपर बृजेंद्र सिंह की अपनी एक लीडर के रूप में पहचान बन चुकी है हरियाणा में। और अगर हम 2 दिन पहले 8 मई की बात करें तो गुरुग्राम की जो इनकी सद्भाव यात्रा है, उसमें राहुल गांधी ने पहुंच करके जो कुछ कहा, जो कुछ संदेश दिया और जिस तरह इनकी हौसला अफजाई की, उसे देख करके ये कहा जा सकता है कि हरियाणा की जो लीडरशिप है, उनमें से जो बड़े 3-4 नाम हैं, उनमें अब बृजेंद्र सिंह शामिल हो गए हैं। सिर्फ बृजेंद्र सिंह केवल पूर्व सांसद नहीं है, बृजेंद्र सिंह केवल कांग्रेस विदेश विभाग के, इनके पास जो दायित्व मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस विदेश विभाग के जो मामले हैं, उनका जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व है वो इनके पास है। लेकिन अब हरियाणा की जो लीडरशिप की बात करें, उनमें एक नया नाम उभरा है, चौधरी बृजेंद्र सिंह का। तो इनसे आज अलग अलग मुद्दों पर हम बात करेंगे, इनके व्यक्तिगत जिंदगी पर भी बात करेंगे, इनकी दाढ़ी पर भी बात करेंगे, राहुल गांधी के आगमन पर भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले तो बृजेंद्र जी, आप रेवाड़ी स्टूडियो में आए, आपका एनजेपी स्टूडियो में आए, बहुत बहुत स्वागत है। जो महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
एनजेपी के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, मेरी शुभकामनाएं। हम बहुत समय से सुनते आ रहे थे, आज कई बातें करेंगे क्योंकि अभी 8 मई को राहुल गांधी आए थे। बहुत समय से सुनते आ रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे। जब यात्रा की शुरुआत हुई थी तब ये चला था कि इसको हाईकमान का आशीर्वाद प्राप्त है। 8 मई को राहुल गांधी के आने का कार्यक्रम कब हुआ तय कि जब लगा कि हाँ अब आ रहे हैं? बीच बीच में प्रयास भी हुए होंगे। देखिए, हमारी सद्भाव यात्रा जो 5 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी, उसकी विधिवत घोषणा हमने 20 अगस्त को की थी, राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर सद्भावना दिवस के तौर पर जिसे मनाया जाता है। और वो घोषणा आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के श्री खड़गे जी और राहुल गांधी जी से मिलकर बातचीत करके उन्हें पूरा ब्यौरा देके कि यात्रा क्या होगी, किस प्रकार से होगा, हमारा मुद्दा क्या होगा जिसको लेकर हम जाएंगे लोगों के बीच में, और क्या इसकी रूपरेखा रहेगी, मतलब कितनी लंबी चलेगी, पूरे प्रदेश की करेंगे 90 के 90। तो उनकी सहमति और उनकी अनुमति होने के बाद इस यात्रा की घोषणा की गई थी 20 तारीख को, 20 अगस्त को, और 5 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो गई थी। 20 अगस्त 2025 20 अगस्त 2025 को घोषणा, 5 अक्टूबर से इसकी शुरुआत। और तब से यात्रा निरंतर चल रही है, 7 महीने से ऊपर इसको हो गए हैं अब। और 8 मई को राहुल जी इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हुए, बादशाहपुर गुड़गांव वाला जो स्ट्रेच था उसके ऊपर। और उनके जहाँ तक यात्रा में ज्वाइन करने की बात है, तो यात्रा के दौरान मैं उनसे 2 बार मुलाकात भी मेरी उनसे हुई, और अन्यथा मैं उनसे टच में भी रहता था। जी। मैं उनको निरंतर हमारी यात्रा का जो अपडेट है वो मैं भेजता रहता था। तो उनको उसके बारे में सारा पूरा का पूरा ज्ञान था यात्रा के बारे में। और जब 12 मार्च को मैं आखिरी बार उनसे मिला, तब मैंने उनको पहली बार सही मायने में निमंत्रण दिया। जी। क्योंकि मेरे कई साथी बोलते थे शुरू में कि जी एक बार राहुल जी यात्रा में आ जाएं तो ये सारे इकट्ठे हो जाएगी, इस तरह की बात होती थी। तो मैं तब भी ये कहता था, मैंने कहा आपकी यात्रा में कोई क्यों आए जब तक आप अपने आप को कुछ साबित ना कर दो। जी। तो जब 12 मार्च को जब मेरी मुलाकात राहुल जी से हुई, तब तक हमारी यात्रा 62 विधानसभाओं में जा चुकी थी। मैसेज जा चुका था, 2 तिहाई से ऊपर हो चुकी थी, और हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र पर वो एक स्थापित चीज हो गई थी। तो तब मैंने ये उचित समझा कि अब मैं राहुल जी को इसका न्योता दूं। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने तुरंत उसके लिए पसीना बहा करके जब चले हैं, तो बात सुनवाई बिल्कुल ताकि उनको भी तो लगे कि सही मायने में प्रयास किया है। जी। और उन्होंने उसी समय हामी भरी थी, और ये भी कहा था कि जो आखिरी चरण है आपकी यात्रा का, उसमें मैं कहीं ना कहीं जरूर शामिल होऊंगा। ये जरूर है कि वो समय चुनाव का भी है। जी। क्योंकि 4-5 बड़े स्टेट्स के चुनाव थे। जी। तमिलनाडु, केरला, बंगाल, असम और पौंडीचेरी का। जी। तो उस नाते डेट्स का हमेशा कंफ्यूजन होना था। जी। क्योंकि चुनाव का कब कार्यक्रम बन जाए ये पता नहीं लगता। तो इसीलिए एक बार शुरुआती तौर पे ये यात्रा 24 और 25 अप्रैल के लिए होनी थी। जी। लेकिन फिर वो कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि राहुल जी का जो बंगाल का कार्यक्रम था एक पर्टिकुलर तारीख का, वो कैंसिल हो गया, और फिर वो दोबारा 25 तारीख का बन गया। तो उसकी वजह से हमारा 24-25 का जो कार्यक्रम बन सकता था वो नहीं बना। और उसके बाद फिर वो अंडमान की ट्रिप थी उनकी, और उसके बाद फिर चुनावी नतीजे। लेकिन दोबारा से जो संपर्क हुआ वो 30 अप्रैल या 1 मई को दोबारा से हुआ उनके कार्यालय से। और तब मुझे उन्होंने ये आश्वस्त कर दिया था कि जी आपकी यात्रा में जरूर आएंगे। तारीख जो है वो 7 से 9 तारीख के बीच में कभी भी हो सकती है। तो उसकी फिर पुष्टि सही तरीके से 6 तारीख की सुबह 11-12 बजे के आसपास हुई थी, जब मेरे पास संदेश आया कि जी परसों का कार्यक्रम आपके यहाँ निर्धारित हुआ है, तो समय तो बहुत कम है, कर पाएंगे? जी। मैंने कहा जी हम तो पहले से तैयारी में हैं, सबको पता है, सब मेंटली प्रिपेयर्ड हैं सारे के सारे, तो उस नाते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ठीक है, छोटा समय हो तो थोड़ी व्यवस्था का मुद्दा तो बनता है। और वैसे भी जब राहुल जी आते हैं तो लोगों में एक जुनून एक अलग तरीके का हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस नाते, लेकिन हाँ, ये 1 या 2 मई को ये था कि जरूर प्रोग्राम बन रहा है। जी। और 6 तारीख को फिर वो कार्यक्रम हमको फॉर्मली दे दिया गया। अच्छा, बीच में एक मेरे पास सूचना है, किसी भी स्रोत से सूचना आई हो कि बृजेंद्र सिंह को तकलीफ हुई, बीमार हुए, 1 तारीख बाद में वो हॉस्पिटलाइज भी रहे,
और इस बीच जो है यात्रा की तैयारियां भी चलती रही, उन सारी परिस्थितियों को कैसे मैनेज किया? तकलीफ ज्यादा हो गई थी? ये 2 राउंड में हुई मुझे तकलीफ। हमारा शायद 26 या 27 का ब्रेक था वैसे भी जी। लेकिन मेरी 25 को थोड़ी तबीयत बिगड़ी, शायद गर्मी ज़्यादा थी या जो भी कारण रहा होगा, इन्फेक्शन था मेरे ख्याल से। जी जी। और मैं निरंतर 4-5 दिन बुखार भी था और वो सारी चीज़ें, तो लेकिन उसके बाद मैं 1-1.5 दिन के लिए ठीक हुआ और हमने दोबारा अगली तारीख भी निश्चित करने के बारे में सोच लिया था जी। लेकिन 1 दिन के बाद ही मुझे दोबारा पेट में दर्द हुआ। मैंने सोचा वही इन्फेक्शन अभी थोड़ी बहुत बची हुई है। जी जी। लेकिन आप बीमारी सार्वजनिक न करना चाहें न कीजिए, लेकिन बस आप बता दीजिए कि मुझे कोई दिक्कत थी, मैं मुझे दिक्कत थी और मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा और हॉस्पिटल में मुझे बीमारी का पता है, आपको पता है, प्रोसीजर भी हुआ। तो इसलिए जब राहुल जी का प्रोग्राम मुझे मिला तो मैं अपने डॉक्टर को ये बताने की हिम्मत नहीं कर सका कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, मुझे जाना है, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो मना करेंगे। जी जी। तो मैंने उनको नहीं बताया और वैसे भी उस चीज़ का हमने बाहर भी किसी को नहीं पता लगने दिया था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो यही था कि जो पहले पेट खराब हुआ था वही दोबारा गड़बड़ा गया, इन्फेक्शन है और इस तरह से करके। चलिए एक सद्भाव शब्द पे आते हैं। मंथन किया होगा यात्रा का नाम चुनने में, सद्भाव शब्द को चुना गया तो कहीं न कहीं हरियाणा में आपको लगा होगा सद्भाव की कमी है, ऐसा मेरा मानना है, आप खंडित कर सकते हो मेरी बात को। तो सद्भाव शब्द चुना, किस तरह चुना, कैसे मंथन हुआ, कैसे मन में इसकी परिकल्पना की? ये महेश जी ऐसा था, जब चर्चा हमने करना शुरू किया कि राजनीतिक तौर पर दोबारा से सक्रियता बढ़ानी चाहिए, तो अपने जो खास जो 15-20 साथी हैं उनके साथ बैठ के मंथन जब किया तो विचार यही था कि एक तो मेरे पिताजी तो क्योंकि हमेशा घूमते रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो उनका फीडबैक बड़ा स्ट्रांग है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का। और ये मैं मानता हूं कि जो हमारे से पहले वाली जनरेशन जो है वो इस चीज में वाकई हम लोगों से बहुत ज्यादा आगे है। उन लोगों का जो लोगों के साथ एक जुड़ाव और एक समझ जो है, सोशल कनेक्टिविटी है वो बहुत जबरदस्त है, और उनके पास जो सूचना होती है और उसको जो फिल्टर कर पाते हैं वो शायद काबिलियत हमारे में नहीं है। तो उनको इस बात का भली भांति एहसास था कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव का नतीजा जो आया जैसे आया हो चुका। जी। उस बात को अब 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये पूरा मैदान विपक्ष ने खाली क्यों छोड़ रखा है, कुछ करो तो। और दूसरा, क्योंकि तीसरी लगातार बारी थी जब कांग्रेस सरकार में नहीं आ पाई थी, तो एक बहुत भारी हताशा थी, वैक्यूम बन गया था, विपक्ष का ही वैक्यूम। हाँ, वैक्यूम भी कह लीजिए उसको, लेकिन एक हताशा थी, वर्कर जो था बिल्कुल टूट के घर बैठ गया था। और ऐसी परिस्थिति में ये बहुत जरूरी था कि कुछ किया जाए। तो शुरुआती तौर पे सोच तो ये थी कि जो एक साधारणतः राजनीतिक तौर पे होता है कि आप अपने कार्यकर्ताओं से मिलें, मीटिंग्स करें, जी जी, सामाजिक कार्यक्रमों में जाएं, मतलब जो भी एक गतिविधि नॉर्मल होती है। लेकिन मेरा विचार था यात्रा का, जी जी, क्योंकि मैं कई बार ये कह चुका हूं कि मैं बहुत प्रेरित हुआ था भारत जोड़ो यात्रा से। जी जी। और राहुल गांधी जी को एज ए लीडर जो आज हम जानते हैं और उनकी पहचान जो है, जी जी, वो उस एक यात्रा से बनी है। उससे पहले तो पूरे खासतौर पे प्रचार तंत्र जो था बीजेपी का सारा, उसने उनको उनकी एक अजीब सी तस्वीर लोगों के सामने बना दी थी और लोग मान भी गए थे उसको। जी जी। लेकिन उस एक यात्रा ने वो सारी चीज जो थी वो खत्म, उस स्ट्रगल ने, सड़क पर संघर्ष ने, बिल्कुल 4000 किलोमीटर की जो यात्रा थी उसने उस सारी चीजों को धराशायी कर दिया। सड़क पर संघर्ष राहुल गांधी ने दाढ़ी वाला बन करके किया, टी शर्ट पहन करके किया। हम जो आपका बॉडी का लुक है, जो दाढ़ी का है, उसके पीछे का राज जानना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं राहुल गांधी से प्रेरणा या बस स्वतः स्फूर्त प्रेरित है? नहीं, देखिए ऐसा है कि राहुल जी और हम करीब बराबर उम्र के हैं। जी जी। वो मेरे से ज्यादा 1 साल बड़े होंगे, 1-1.5 साल। और तभी कलर वगैरह दाढ़ी का सब एक जैसा ही। हम उस जनरेशन के हैं जो, सही बोलूं तो पैंट टी शर्ट वाली जनरेशन है, या जीन्स टी शर्ट वाली जनरेशन है। जी जी। तो ये एक स्वाभाविक सी चीज है जो टी शर्ट है। हाँ, लेकिन सफेद रंग जो है वो हमेशा, जो कांग्रेस जब से 1885 में स्थापित हुई थी, तब से सफेद वस्त्र जो है वो पहले खादी के रूप में था, अभी भी है। जी जी। सही मायने में यूनिफॉर्म तो वही है, खादी वाली। लेकिन चलिए थोड़ा जमाना बदल गया है तो उसके रंग वही है, लेकिन टी शर्ट बन गई है अब। टी शर्ट बन गई। और
देखिए दाढ़ी मैंने बढ़ाई नहीं, अपने आप बढ़ी है। अपने आप बढ़ी है। मैंने इसका रंग रोगन नहीं किया, मैंने इसकी कोई कटाई छटाई नहीं की है। जी जी तो जैसी नेचुरल है सो है। बाकी ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने आपका वो बीच में ना एक किस्सा सुना रहा हूँ, ओशो वाली कर दी। हाँ ओशो जब आप प्रोफेसर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? बोले ये सवाल नहीं है, सवाल तो ये दाढ़ी कटवाते क्यों है? बढ़ाना तो नेचुरल है, तो ये नेचुरल बढ़ गई, आपने तो जवाब दे दिया। नहीं, मेरा मानना ये है कि आपके जो नेता हैं जिनको आप मानते हो, जिनकी चीज़ों का आप अनुसरण करना चाहते हो, जी जी उनसे यदि आपका विचार और आपका कर्म जी जी वो अगर मेल खाए और उसकी बात हो, वो ज़्यादा सार्थक है बजाय ये कि शक्ल उन जैसी दिखनी शुरू होगी और कपड़े उन जैसे पहनना शुरू हो गए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, राहुल गांधी सुपर फिट आदमी है। सुपर फिट। मेरी फिटनेस उनके कहीं आसपास भी नहीं है। लेकिन कृपा रही, शायद बचपन से जो खान पान था देसी, जी जी उसने जो हड्डियां मजबूत की हुई थी उसका कि हम ये 7 महीने की यात्रा कर गए और कहीं पे बॉडी ब्रेक डाउन नहीं हुई। बॉडी ब्रेक। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, यात्रा के दौरान कई लोग जैसे कुछ शपथ ले लेते हैं, कुछ संकल्प ले लेते हैं, आपकी दाढ़ी के पीछे कोई ऐसा संकल्प बता देता है कि बड़ी कुर्सी जब जिस दिन मिलेगी उस दिन कटेगी, यात्रा पूरी होगी उस दिन कटेगी, दाढ़ी कटवाई कब जाएगी? नहीं, मेरा संकल्प सिर्फ एक था, जी जी चाहे मेरे साथ 5 आदमी साथ चलें, व्यक्ति साथ चलें, चाहे मैं अकेला चलूं कांग्रेस का झंडा उठा के, यात्रा पूरी करूंगा मैं। ये संकल्प था। ये संकल्प था। इसके अलावा मैं प्रण लेना या रेजोल्यूशन लेना उसमें मैं नहीं पड़ता। मैं कभी नए साल के ऊपर भी कोई रेजोल्यूशन नहीं ऐसी, क्योंकि मुझे पता है 2 दिन में टूटनी है वो। जी जी तो जी तो इसलिए दाढ़ी वगैरह ये कोई संकल्प इसके नहीं है। पीछे कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है। यात्रा पूरी करने के बाद कब कटेगी ये भी कोई तारीख फिक्स नहीं है। तारीख कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ यात्रा के बाद झाड़ लूंगा इसको, झाड़ लेंगे तो कट जाएगी यात्रा, क्योंकि अभी तो इसमें कंगा लगना भी मुश्किल है। चलिए अब थोड़ा सा ना राजनीतिक बातें शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो आपका पारिवारिक रिश्ता है, रिश्ता तो है ही, उसके बारे में बता दीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से क्या पारिवारिक रिश्ता है? भूपेंद्र हुड्डा जी जो हैं मेरे चाचा लगते हैं और मेरे पिताजी की जो बुआ हैं जी जी उनके बेटे हैं। जी 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 मतलब मेरी जो पिताजी की जो बुआ थी जी जी वो चौधरी रणवीर सिंह की वाइफ थी। जी जी तो हुड्डा साहब और मेरे पिताजी उस नाते फर्स्ट कजन से, बुआ के लड़के। आप यहाँ जिस जगह बैठे हैं यहाँ पर आपके चाचा जी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे साथ पॉडकास्ट में थे। पिछले वर्ष हम बैठे थे, काफी चर्चा हुई थी। किसानों पर केंद्रित हम बातें करना चाह रहे हैं, क्योंकि सर छोटू राम का नाम भी आपके पिताजी नाती रहे उनके जो तो हैं, तो उनके साथ जो जुड़ाव है वो किसान राजनीति का है। किसान राजनीति के मुद्दे पर आपको घेरती है कोई भी भारतीय जनता पार्टी के, वो विपक्ष के जो भी, विपक्ष के नहीं मतलब सत्ता पक्ष के जो नेता है वो आज आपको इस मुद्दे पर घेरते हैं कि चौधरी बृजेंद्र सिंह आज किसानों की बात करते हैं, आज युवाओं की बात करते हैं, लेकिन उस समय जब किसान मर रहे थे उस समय चौधरी बृजेंद्र सिंह आवाज नहीं उठा पाए। आप किस तर्क से इसका जवाब देते हैं? इसमें दिलचस्प चीज ये है जी जी कि जो इस तरह की बात करते हैं जी जी वो हैं जो पहले भी और आज भी जी जी राजनीतिक तौर पे हमारे विरोध में हैं। जी जी तो उनकी भाषा ना पहले बदली थी, किसान आंदोलन से पहले भी वो कोई और बहाना ढूंढते थे, किसान आंदोलन के बाद कुछ और है। वो शायद ये चीज़ भूल जाते हैं कि किसान आंदोलन के समय बीजेपी का इकलौता सीनियर नेता जिसने किसान आंदोलन के पक्ष में ना सिर्फ आवाज़ उठाई थी बल्कि अलग अलग जगह धरना स्थलों पर जाके उसमें शिरकत भी की थी। हालांकि उनके प्लेटफॉर्म राजनीतिक लोगों के लिए नहीं थे, लेकिन वो अलग अलग जगह अपने तौर पे उन्होंने अपना प्रदर्शन इन 3 कानूनों के विरोध में किया। वो इकलौते चौधरी वीरेंद्र सिंह थे जो वो गए किसानों के बीच। वो हिसार गए, पलवल गए, 4-5 जगह होके आए थे वो। और तो उस नाते लेकिन फिर भी तर्क यही है, फिर यहाँ से जब संतुष्टि नहीं होती तो अगला सवाल ये होता है इस्तीफा क्यों नहीं दिया। ये पलट के किसी ने नहीं कहा कि नॉर्मली इस्तीफा विपक्ष वाले देते हैं। किसी ने दिया? किसी ने नहीं, किसी ने जिक्र तक नहीं किया। लेकिन हमारे संदर्भ में, मेरे संदर्भ में, क्योंकि चौधरी साहब तो धरने प्रदर्शन तो कर लिए, तो वो बात तो खत्म होगी, तो इसके आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए, तो ये कि इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो खैर दूसरा ये है कि एक वो जो हमारी ट्रैक्टर
यात्रा का जिक्र होता है, वो रैली, ट्रैक्टर रैली। जी जी देखिए, जब आप किसी पार्टी में हैं, जी किसी पार्टी से आप सांसद बने हैं, जी जी तो कुछ अनुशासन तो आप निभाओगे, जी जी पूरी तरह से तो आप कृतघ्न नहीं हो सकते। कृतघ्न नहीं हो लेकिन सकते, बगावत लेकिन नहीं कर उस सकते। समय के लेकिन उस समय के भी आप मेरे यदि इंटरव्यू देखेंगे, जी जी मैंने कहीं उन इंटरव्यूज में ये नहीं कहा कि मैं इन तीनों कानूनों को बिल्कुल बहुत बढ़िया सॉल्यूशन मानता हूं किसानों की समस्याएं दूर करने का, ऐसा कुछ। जी जी मैंने ज्यादा से ज्यादा ये कहा था, एक पहल की गई है, एक्सपेरिमेंटल तौर पे करके देख लो, जी शायद कुछ बेहतर निकला है, नहीं निकला है तो वापस हो जाएगा बाद में। जी जी इससे ज्यादा मैंने कभी उसके पक्ष में कोई बात नहीं कही। मतलब विरोधी जोड़ तोड़ करके जो है अपनी कहानी मतलब वो गढ़ रहे ठीक है, अब जैसे मैंने कहा, भाई पार्टी है, हैं। कुछ तो अनुशासन रहता है, जी तो जी तो उस बंदिश में आदमी रहता है, इसमें कोई जी, वो नहीं है। जी और दूसरा, मेरे मन में एक दो बार आई भी थी कि छोड़ दूं। मेरे को एक बहुत समझदार राजनीतिक व्यक्ति हैं, बहुत तजुर्बे वाले, उन्होंने मेरे को फिर कहा, कहता ब्रजेंद्र, ज्यादा आवेश में आके इस्तीफा वगैरह मत दे देना। मैंने कहा क्यों? अभी छोटा तो उन्होंने मुझे उदाहरण दिया चंद्रावती जी का, जी जी कि उन्होंने पहली बार जब ये पानी के मुद्दे पे, SYL के मुद्दे पे जब आंदोलन हुआ था, जी जी तो वो पहली थी जिसने इस्तीफा दिया था। अच्छा अच्छा और उसके बाद उनको उन्हीं की पार्टी ने MLA की टिकट भी नहीं दी, और पूरी जिंदगी वो उसके बाद MLA नहीं बनी। ये एग्जाम गवर्नर बनी थी, जी जी लेकिन दोबारा उनको MLA बनने का भी मौका नहीं दिया। जी जी तो करता, ये तुरंत की जो चीजें होती हैं, कई बार इसमें आदमी आवेश में आके कुछ कर देता है, जी जी लेकिन ये इतना सीधा और स्पष्ट और साधारण चीज नहीं होती। तो तब फिर मुझे ये ख्याल जरूर आता था कि ये जो मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, ये अपना क्यों नहीं दे रहे? जी जी अपना दे दें, आ जाएं मैदान में सारे के सारे, हम भी आ जाएंगे, आप आइए उसके ना। बाद तो हम भी देख लेंगे। चलिए, किसानों पर हमने 2-3 सवाल करने हैं, और थोड़ा हम चाहेंगे बहुत ज्यादा लंबा भी ना जाए, ताकि दर्शक भी जो है देखते रहें, आपकी पूरी बात सुनते रहें। आप अभी जो सरकार दावा कर रही है MSP पर फसलों की खरीद का, 24 फसलों की खरीद का दावा किया जाता है, हरियाणा के किसानों की स्थिति पहले से बेहतर है, पहले जैसी है, कुछ बदलाव आया है? किसानों के लिए कुछ किया जाना चाहिए था। नायब सिंह सैनी सरकार आप देख ही रहे हैं, मनोहर लाल रहे सत्ता में, वो भी देख रहे हैं, केंद्र में मोदी सरकार। किसानों के लिए कितना कुछ हुआ है, या उनके लिए कुछ नहीं हुआ? किसान अभी भी वैसे के वैसे हैं, दोगुनी आय की बातें की गई है। किसान की जो परिस्थितियां हैं जी वो बहुत प्रतिकूल हो चुकी हैं। कुछ तो लॉन्ग टर्म कारण है उसके, जी जी कि आपकी लैंड होल्डिंग तो उतनी है, जी परिवार बढ़ गए हैं, तो जमीन थोड़ी थोड़ी हिस्से में है, छोटी जो होते तो वो जो जिसको एक वो वायबल एग्रीकल्चर होता है, जी जी जिसमें कुछ तो स्केल होना चाहिए, जी वो स्केल अब बहुत कम है, सारी 1.5-2 किले तक की हाँ इतनी है। इतनी बची हैं। और लेकिन उसमें भी आदमी काम चला ले यदि उसके पास रोजगार का कोई और साधन हो, जी डबल इनकम कर सके, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। चाहे सरकारी नौकरी के माध्यम से बात कर लीजिए या प्राइवेट सेक्टर की बात कर लीजिए। प्राइवेट सेक्टर के तो लायक हमारे लोग बनाए ही नहीं सरकार ने। जी जी वो स्किल डेवलपमेंट का एक शगुफा था जो बुलबुला चलाया, शायद हजारों करोड़ रुपया पूरे देश में जी इंस्टीट्यूट्स के नाम पे लोग खा पी कर डकार भी नहीं मारी उसकी, जी। और आज के दिन स्किल डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता। तो बेरोजगारी के पीछे कारण ये हम स्किल डेवलप नहीं कर पाए। ये सारी चीजें ना जुड़ी हुई हैं। जी जी एग्रीकल्चर आपका स्टैग्नेट कर गया, जी सरकार उसमें बेहतरी के लिए अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही। स्वामीनाथन कमीशन जो है वो कहीं शायद उसके ऊपर धूल चढ़ी हुई है 6-6 इंच की, उसको कोई उतारने तक को तैयार नहीं है। उसके अंदर सिर्फ एक बिंदु MSP वाला लेके उसी का राग अलापते रहते हैं। जी और यहाँ मेरी सारे जो किसान नेता हैं उनसे भी मेरी आपत्ति है कि आप लोग भी MSP के अलावा कुछ और बात नहीं करते। MSP इकलौता समाधान नहीं है। MSP तो पहले भी थी, जी जी MSP पहले भी थी, MSP किसान आंदोलन से पहले भी थी, ये इकलौता समाधान ठीक है। तो आप MSP को अगर समाधान बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आप फिर सही दिशा में नहीं जा रहे। जी जी तो एक पहलू तो उसका ये है। दूसरा, ये जो हमारी सरकार है बीजेपी की, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, इसका किसान से लंबा चौड़ा वास्ता ही नहीं है। ये किसान को भी ये सोच रहे हैं जैसे आप गरीब वर्ग को 5 किलो मुफ्त अनाज देके उनको सबसिस्टेंस लेवल पे तो रख सकें, लेकिन उनको बढ़ने का मौका ना दें। वही चीज़ आप किसान को 2000 रुपये
की राशि जो साल में 3 बार 6,000 रुपए करके जो दी जाती है, मैं उसको उस 5 किलो अनाज से अलग नहीं मानता। दोनों एक ही कैटेगरी हैं कि आप जिंदा तो रहें लेकिन आप कभी स्वावलंबी ना बन सकें, आपके अंदर मजबूती ना आ सके। और किसान को स्वावलंबी नहीं बनाया जा रहा है। तो अन्यथा अभी आपने 24 फसलों पे एमएसपी का जिक्र किया, चाहे आप 44 पे कर दो। 24 तो फसल ही नहीं हरियाणा में, कौन सी 44 की बात कर रहे हैं? मोटे तौर पे तो आपका गेहूं है, धान है, कॉटन है, चना, सरसों, इस 5-6 फसलें हैं। और आप एमएसपी रखते भी हैं, लेकिन जिस तरह से वो फसलें पिटती हैं, पिछली बार पैडी का जो हाल हुआ था वो सबने देखा था। और इस बार आपने मंडियों में परिस्थितियां जानबूझ के किसान को हरास और परेशान करने के लिए पैदा की कि आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली पर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। मैं ये चीज़ हर भाषण में कहता हूं, मैंने कहा मेरे को लॉजिक बता दो कि आपको ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन नंबर किस लिए चाहिए। अगर मैं अपने पड़ोसी का ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं 1.5 किले का किसान हूं और अपनी फसल में उसके ट्रैक्टर में लेके आ रहा हूं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो ट्रैक्टर मेरे नाम नहीं है तो आप मेरे को क्या मंडी में फसल नहीं लाने दोगे? क्या चाहते हो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर से? परेशान किया गया किसान, परेशान, ताकि देखिए इसमें मेरी सोच है, हो सकता है मैं ज्यादा आगे की सोच रहा हूं। मेरा ये मानना है कि बीजेपी आम तौर पे इस चीज में बहुत निपुण है कि वो लोगों को छोटी लड़ाई की ओर धकेल दे कि आप उसके अंदर जद्दोजहद करो 2-3 महीना और फिर हम कुछ दे देंगे रियायत और फिर आप संतुष्ट हो जाओगे, ताकि आप जो बड़ी लड़ाई है उसको भूल जाओ। बड़ी लड़ाई है जो अमेरिका के साथ डील हुई है। 75 साल में आज तक हिंदुस्तान का कृषि का बाजार विदेशी कंपनियों के लिए नहीं खोला गया था, पहली बार खोला जाएगा। तो राहुल गांधी ने मुद्दा, राहुल गांधी ने पहले दिन से ये 3-4 मुद्दे जो अमेरिका की डील है जिसमें सारा डेटा उनके हवाले कर दिया हमने, जो डेटा को कहते हैं 21वीं सदी का ईंधन है वो, जैसे 19वीं और 20वीं सदी का ईंधन तेल था, सेव रखना चाहिए तो दे दिया गया। 21वीं सदी का जो ईंधन है वो डेटा है। ये सारा एआई जो है वो डेटा आधारित है वो आपने सौंप दिया। आपने अपनी स्वायत्तता जो थी असला खरीदने की वो आपने सरेंडर कर दी। आप तेल कहाँ से खरीदोगे वो आपने सरेंडर कर दिया। आप अपना कृषि का बाजार विदेशियों के लिए अब खोलने लग रहे हो। घोषणाएं अमेरिका करने लग जाता है। घोषणाएं अमेरिका कर रहा है और हमारे वाले चुप हैं। वो मैं मानता हूं कि अभी डील साइन नहीं हुई है, लेकिन वो बोल रहे हैं तुम कुछ तो बोल दो। और पीयूष गोयल जी के ये कहने से काम नहीं चलता कि हम हिंदुस्तान के हित संभाल के रखेंगे, उनका कोई बुरा नहीं होने देंगे। अरे जो खबरें छन के आने लग रही हैं तो साफ है, उन पर साफ अपना स्पष्टीकरण दीजिए। उसके बाद ये जो ईरान का पूरा युद्ध हुआ और ये जो इजराइल के साथ हमारे जो संबंध बने हुए हैं, उनसे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं बहुत भारी कमजोरी है। अपना विधानसभा क्षेत्र, अभी यात्रा पर ही आते हैं, सद्भाव यात्रा पर। विधानसभा 86 विधानसभा क्षेत्र हो चुके आपके कवर? 85 हो चुके। 5 विधानसभा क्षेत्र बचे हुए हैं, उनके बारे में एक बार बता दीजिए, कब शुरू कर रहे हैं दोबारा? 14 तारीख से ये बचे हुए जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 14 मई से शुरुआत है पटौदी से, और उसके बाद 15-16 को बादली, 17-18 को बेरी, 19-20 को कलोई वाला जो है, गड़ी सांपला कलोई जिसको बोलते हैं, और फिर 2 दिन का ब्रेक लेके इसका समापन जो है वो शायद 23 तारीख को, शायद अभी फाइनल करेंगे। शायद इसलिए कि जो चीफ गेस्ट्स की जो बात चल रही है उसमें जो मुख्य अतिथि जो आएंगे उनको यदि तारीख एक आधा दिन आगे पीछे करनी पड़ जाए। आप मुख्य अतिथि का नाम ओपन कर सकते हैं? नहीं, वो मैं अभी नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अभी लेकिन हम एक बात तो जान ही सकते हैं, मैं पहले भी सवाल कर रहा था, क्या वहां पर जो समापन समारोह में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और दूसरे तमाम सीनियर नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला है, कुमारी शैलजा है, कैप्टन अजय सिंह, सबको बुला रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बुलाएंगे जी। समापन है क्योंकि यात्रा का। वो ठीक है कि 8 तारीख को जो कार्यक्रम गुड़गांव का था तो उसमें हमारे सबके प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी आ रहे थे, तो उस नाते उस दिन भी सारे कांग्रेस के सीनियर लोग आए थे। अजीज ब्रजेंद्र सिंह को नेता प्रतिपक्ष का आशीर्वाद मिलेगा? नहीं, बिल्कुल, वो तो दे दिया उन्होंने 8 तारीख। नहीं, दे तो दिया। और मेरा ये मानना है कि उनका आशीर्वाद तो शुरू से रहा होगा, शुरू से रहा है, भतीजे के साथ जो बड़े हैं मुझसे। कोई थोड़ा सा यात्रा पर ही हम चलते हैं। आपके संस्मरण जो है जिस दिन से चले हैं उस दिन से अब तक, एक तो जो सीनियर लीडर्स हैं जो अब तक आपके साथ शामिल हुए हैं, हम जानना चाहेंगे कि किसने कहां पर किस तरह अपना आशीर्वाद दिया। दूसरा, ये जो कुछ संस्मरण जो इस तरह का यात्री शामिल हुआ,
इस तरह पैदल चले। मेरे पास आपके पहुंचे थे, यहाँ पर ऑफिस में भी आए थे 8-9 यात्री, किसी ने दिखाए थे छाले हैं, लेकिन वो चल रहे हैं और निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं। उनको कुछ कितने यात्री हैं इस तरह के परमानेंट? तो यात्रा से जुड़े जो आपके संस्मरण है वो हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा बिल्लू, जो हमारा साथी था, सारा ही 38-39 साल उनकी उम्र थी। जी जी। और जब हम शायद अपने 17वें या 18वें विधानसभा में थे, तब उनका आकस्मिक यात्रा के दौरान ही निधन हो गया। तो सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और उसके बाद एक और साथी थे, और वो बुजुर्ग थे, 78 के आसपास उनकी उम्र थी। वो हमारी यात्रा में कुछ दिन चले थे, और सर्दियों के दिन की बात है ये। और उनका भी फिर, बल्कि उस दिन छुट्टी थी हमारी, वो अपने घर पे ही थे, उसमें उनका निधन हो गया था। तो ये 2 त्रासदियाँ हमारी यात्रा के दौरान हुई हैं। उसके अलावा एक्सपीरियंसेस तो अनेकों अनेक हैं। थोड़े से जैसे हमारे जो सबसे वयोवृद्ध यात्री हैं, जो पहले दिन से यात्रा में साथ हैं, जिले सिंह नाम के, शायद मैं मिल के आया। हाँ, हो सकता है। वो 80 साल की उम्र है उनकी, और धोती कुर्ता पगड़ी, कोई जराब नहीं, कोई जूता नहीं, अपनी जूती में चलते हैं, वो देसी जूती जो होती है। और निरंतर एक तरह की उनकी स्पीड है, वो ना कम होती ना ज्यादा होती, चल रहे हैं रेगुलर, निरंतर चल रहे हैं। और एक बार शायद आपने ही उनसे इंटरव्यू किया था, किसी ने किया था, शायद मैंने कुछ बातें पूछा कि आप जूते जराब क्यों नहीं पहनते? कहते जूते जराब तो मैं अपनी ससुराल में पहन के नहीं गया कभी। तो वो अपनी तरह के एक हैं। एक और हमारे ओम प्रकाश जी हैं, बाड़ू गांव है, बहुत बड़ा गांव, वहां से हैं वो पिछले 4 महीने से शायद नंगे पांव चल रहे हैं। और जो आखिरी के कुछ दिन हमारी यात्रा के अभी थे पीछे, वो तो बहुत भीषण गर्मी वाले थे। उस समय तो सड़क जो है वो उबल जाती है, तारकोल की, उसके ऊपर भी वो नंगे पांव चल रहे थे। अब इन लोगों में कौन सी हिम्मत है, क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन इनको देख के एक वो होता है ना, आदमी जमीन पे उतर आता है, उत्साह बढ़ता है, जमीन पर उतर आता है। उत्साह तो आता है, लेकिन जमीन पे उतर आता है कि यार ये किस लिए कर रहे हैं, ये मतलब किस चीज की निष्ठा है। कोई न कोई मन में दर्द होगा तो जो वो कोई न कोई मन में दर्द की बात मैं कह रहा हूँ, जो अभी यात्रा में जो आप ये संस्मरण सुना रहे हैं, ऐसे लोग भी आए होंगे जिन्होंने समस्याएं बताई होंगी, हरियाणा को नजदीक से देखा है। राहुल गांधी कह रहे थे कि नब्ज जो जनता की समझनी हो तो सड़कों पर उतरिए, तो आप सड़कों पर उतरे हैं, 85 विधानसभा सीटें आप पहुंच चुके हैं, तो लगभग हरियाणा की समस्याएं आ चुकी होंगी आपके सामने। क्या चाह रहा है हरियाणा में क्या बड़ी प्रॉब्लम्स है, किस तरह की सामाजिक समस्याएं, उनको आपने नजदीक से देखा है, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। एक तो दिल छूने वाली बात मैं आपसे भी साझा करूंगा, पहले भी मैंने इंटरव्यूज में की है। जी। ये जो इलाका है ना आपका, पुराना अम्बाला जिला, जिसमें यमुनानगर, पंचकुला ये वाली और अम्बाला है, यहाँ पे एक अजीब चीज थी। यहाँ पे 2-3 अलग अलग हलकों में, बाजारों में, और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, वो ऐसे ही था कि दुकान से कोई उठ के आ गया। और आज के दिन सामान्यतः हम दुकानदार को बीजेपी का वोटर मानते हैं, ठीक है। और वो आके मेरे को सिर्फ एक चीज बोलते थे, करीब करीब एक ही भाषा में, कि कांग्रेस को बचा लो। मेरे लिए वो चीज खुशी का पल भी था, और उसी समय बहुत दुख की बात भी थी कि जो चीज एक आम आदमी हरियाणा का समझ रहा है, जो कांग्रेस के प्रति भाव रखता है, वो हम क्यों नहीं समझ पा रहे? आपके कांग्रेसी नहीं समझ रहे हैं। मतलब उनके कहने का जो भाव था वो यही था कि बचा लो यार, आपके भरोसे ही है, ये प्रदेश को अगर ठीक करना है। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। बाकी मुद्दों की यदि बात करें, देखिए हिसार, रोहतक, उसके बाद भिवानी वाला इलाका, कितनी जगह आपके अलग अलग जगह किसान आंदोलन पे बैठे हुए थे। आम तौर पर मुआवजे की शिकायतें थी, फसल खराबे की थी। बैठे हैं, सरकार की तरफ से कोई सुध नहीं ले रहा। कई जगह वो 2-2.5 महीने से बैठे थे, कई जगह 1.5 साल भी बैठे थे। और दिलचस्प चीज ये है कि उनसे उनके लोकल MP MLA जो हैं वो भी नहीं मिलने जाते। और मैंने पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारे MP वगैरह, कहता जी 1-2 बार तो आए थे, फिर हट गए आने से। मैंने क्यों? कहता जी शायद हमें भी लगता है कि उनके बस का ही नहीं है कुछ सरकार में करवाना, तो वो भी सोचते होंगे क्यों अपना एक हिसाब से कहें कि सर उखड़ में क्यों दिया। तो उस तरह का मैंने देखा। यहाँ पलवल साइड में आए, 54,000 एकड़ रकबा बारिश के पानी के नीचे है, फ्लड नहीं, बारिश का पानी, जल भराव है। मेवात का भी कुछ क्षेत्र है, उसी में वही जो पलवल जिला है उसमें उसका भी इलाका आता है। 54,000 एकड़। और वो आज भी यूं का यूं है, जबकि मैं तो वहां दिसंबर के महीने में था। पंपिंग नहीं किया गया,
दिसंबर उन्होंने कहा जी 2 फसलें हमारी जा चुकी और अगली की भी हमको तो कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि अभी तक पानी नहीं उतरा, तो अगली का तो बनेगा ही क्या। तो एक अच्छा, इसी तरह से ये भी एक बड़ा आंख खोलने वाला किस्सा था। रादौर हल्के की बात है जी। तो हम यात्रा में चल रहे थे, तो मेरे साथ एक जवान युवा साथी था हमारा। वो कहता, भाई साहब अभी ना ये जो अगला चौराहा है इसके आगे हरियाणा का चिट्टे का सबसे बड़ा बाजार है। अच्छा। मैंने सोचा वाइट सीमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि उधर वो ये क्वारिंग काफी होती है, नदी वाली जो होती है। मैंने सोचा वाइट सीमेंट कंस्ट्रक्शन के काम की बात कर रहा है। मैंने कहा अच्छा यहाँ कंस्ट्रक्शन का बहुत काम है। कहता नहीं जी चिट्टा। मैंने कौन सा चिट्टा? कहता वो नशे वाला। मैंने कहा यूं खुले में बिकता है? कहता जी हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है ये रादौर। मैंने कहा सबको पता है? कहता जी सबको पता है। एक तरफ आप पार्टी के स्तर पे, अपने सरकार के स्तर पे रैलियां करते हैं जी। कभी कोई मंत्री कर रहा है, कभी कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी कर रहा है, कभी मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, उसमें हजारों लोग इकट्ठे करके आप नशा मुक्ति के ऊपर वो रैलियां कराते हो। आपकी आंख के नीचे खुले में चिट्टा बिक रहा है जिसका बच्चे को पता है। क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्योंकि मिली भगत है, सारे मिले हुए हैं, इसलिए वो धंधा खुले में चल रहा है वहां पे। तो इस इश्यू को लेकर के आपने खूब बोला है। और ये हल्का जी मुख्यमंत्री के हल्के के साथ वाला हल्का है, सटा हुआ है। वो लाडवा के हैं। ये किस्सा रादौर का है, बहुत गंभीर आरोप है। इसी तरह से जींद और कुरुक्षेत्र के बाजारों में जी दुकानदारों ने बड़े कमाल की चीज कही मुझे, क्योंकि जींद में तो मैंने पूछ ही लिया था कि यार इतना भव्य स्वागत आप कर रहे हो, वैसे आपने वोट तो सारी बीजेपी की दे रखी हैं, ये किस लिए? करते जी वो तो ठीक है वोट दे रखी है, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति जो पिछले 2-2.5 साल में गत बनी हुई है वो शायद 2004 से पहले भी इतनी बुरी नहीं थी। ये बोले और यही चीज कुरुक्षेत्र में लोगों ने कही कि जी कुरुक्षेत्र शायद हरियाणा का सबसे पीसफुल इलाका था क्राइम के मामले में। कहते पिछले 1.5 साल में हरियाणा का सबसे ज्यादा क्राइम, फिरौती और ये जो इस टाइप की चीजें, कह सकते हैं आपराधिक मामले में हरियाणा गर्त में जा रहा है। और उसका कारण है जी उसका कारण दो घटनाएं उसका उदाहरण है जी। एक तो वाई पूरन कुमार आईजी जो थे उनकी आत्महत्या जी। उस लेवल का आदमी, इतनी सीनियोरिटी का आदमी अपने ही अधिकारियों से प्रताड़ित महसूस करके सुसाइड करता है। सुसाइड को मैं उसका अनुमोदन नहीं कर रहा जी। वो कमजोरी की निशानी है जी। लेकिन उनकी हताशा इतनी थी कि वो अपनी जान ले ली उन्होंने। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपके जो सर्वोच्च अधिकारी हैं आप उनकी भी देखभाल अगर नहीं कर पा रहे तो आप उस पुलिस से क्या ही उम्मीद रखोगे? और उस पुलिस के साथ आप क्या करते हो? ये साल पुराना किस्सा है जी। वो एक डीएसपी को, सिरसा का था मेरे ख्याल से, वर्दी में बिठा के इसी तरह से जी। ठीक है, एक ऐसा नेता जिसका कोई सरकारी वजूद नहीं है जी। वो कुछ नहीं रहा आज तक, वो सिर्फ एक बड़े नेता का बेटा है, उसको साथ बिठा के लाइव टीवी कैमरा पे वर्दी में एक डीएसपी से माफी मंगवाई गई। वो तो शर्मसार करने वाली घटना थी। इन दो घटनाओं के बाद ये बताइए कि क्या तो आप ऐसी पुलिस से उम्मीद रखोगे और क्या ये पुलिस अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की बात मानेगी? तो सारा माहौल जो है वो अजीब सा है। बड़े बड़े जुमले, जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम, फलाना ढिमकाना, ये जुमले बहुत बढ़िया बोलते हैं लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। तो भाजपा सरकार की जो आलोचना सुन रहे हो तथ्यों पर आधारित ब्रिजेंद्र जी बता रहे हैं। और अब एक बार फिर सद्भाव यात्रा पर लौटते हैं। सद्भाव यात्रा में जैसे जिस जिले में जाना होता है, हम आपकी रणनीतिक जानकारियां चाह रहे हैं। किसी जिले में प्रवेश करने से पहले किस तरह बेस तैयार किया जाता है वहाँ के लोकल लीडर्स से, और वहाँ जैसे सीनियर लीडर्स भी है, जैसे रेवाड़ी जिले में आए तो कैप्टन अजय सिंह यादव से संपर्क किया, या दूसरे किसी जिले में गए जिला प्रधान से संपर्क किया, कैसे क्या रणनीति रहती है? जो आता है किस तरह आता है, किस तरह? आम तौर पे हम 3 हल्के विधानसभा क्षेत्र एट ए टाइम उनकी आगे की तैयारी करते हैं जी। और ये जो चाहे वीरेंद्र सिंह है, आमतौर पे ये तैयारी सारी वो संभालते हैं, पहले जाते हैं। हाँ, वो अगले जो भी 3 हल्के तो अब ये कह दे आपका जो रथ चल रहा है उसके सारथी हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह? आगे पीछे सब वही हैं। आगे पीछे भी हाँ। पीछे भी वही सब जी। बिल्कुल, मतलब इस उम्र में जी ना सिर्फ
पूरी यात्रा का संचालन करना, जी जी, बल्कि उस यात्रा में औरों की तरह प्रतिभागी भी बनना, वो अपने आप में मिसाल। खूब मजेदार भाषण देना, सब कुछ वही। और मुझे ये चीज समझ में आ गई, जो मैंने अपने इंटरव्यू के शुरू में भी कहा, ये जो पीढ़ी है ना, जी जी, इसको लोगों में ही मजा आता है, लोगों में मजा आता है। सोशल कनेक्टिविटी। उनको पिछले 7 महीने में, हालांकि 2-3 बार बीमार हो चुके हैं उसी चक्कर में, क्योंकि फिर भी यात्रा में मेहनत ज्यादा करते हैं, धूप की चिंता नहीं करते, धूप में भी 7-7, 8-8 किलोमीटर चल देते हैं, जी जी, फिर बीमार भी पड़ते हैं, लेकिन लोगों में जो उनका जो लोगों से जो उनको ऊर्जा मिलती है वो रुक नहीं पाते। तो वही तो जो आप जो तैयारी की पूछ रहे हैं, तो 3 हल्के एट अ टाइम, तो ऑफ कोर्स जो भी कांग्रेस के प्रमुख लोग होते हैं उन सबको सूचना दी जाती है, उनमें से जो यात्रा से जुड़ना चाहें वो आते हैं, फिर उन्हीं की सलाह से रूट बनाया जाता है, उन्हीं की सलाह से उस रूट पे कहाँ रहने का इंतजाम होगा, कहाँ खाने का होगा, वो जी सारी जो चीजें होती हैं, पैसा खाने में, रुकने में बहुत खर्च लोकल लीडर सब कर रहे हैं। लोकल हमारा खुद का जो खर्चा है वो सिर्फ यात्रा के साथ जो परमानेंट 4-5 गाड़ियां हैं और जो कुछ प्रचार की सामग्री है, सिर्फ वो है, वही चलता है। बाकी ये मेरे पिताजी की 50 साल की राजनीतिक कमाई है लोगों की, जो हर जगह का जो लोकल लेवल पे जो अरेंजमेंट है वो सब साथी जो वहाँ के हैं वो करते हैं सारा का सारा। एक आम धारणा है, आम चिंतन है कांग्रेस में, जो आपका विरोधी पक्ष है वो भी चाहता है कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को आगे करना चाह रहे थे कि भविष्य में भाई चीफ मिनिस्टर का फेस बन जाए, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर का फेस बन जाए उनका बेटा ब्रजेंद्र सिंह। आप इस यात्रा को जो फेस उभारने का माध्यम मानते हैं या और कुछ मानते हैं, या जो ये आरोप लगता है कि एक चेहरा कम से कम जो है एक नेतृत्व करने योग्य हरियाणा में मौजूद है, इस तरह का संदेश देने का चौधरी बीरेंद्र सिंह का? देखिए, प्योर राजनीतिक बात करें जी जी, तो आज के दिन मेरे पिताजी और मैं न एमपी है न एमएलए, जी जी, ये बात हमारे प्रभारी ने भी कही थी, जी जी, ठीक है। दूसरा, हम कांग्रेस में 2 साल पहले आए हैं, जी जी, तो हमको किसी तरह की गलतफहमी नहीं है, लेकिन कड़ा परिश्रम करने की क्षमता हम रखते हैं। जी जी, जिद भी है, तो कड़ा परिश्रम और जिद हो फिर जिद है, और मेरे पिताजी की जो मैंने कहा जो 50 साल की राजनीतिक कमाई है, जी जी, वो इस यात्रा का आधार है, वो यात्रा का आधार, उसके इर्द गिर्द यात्रा बुनी गई है सारी की सारी। तो लगता है उचाना में 32 वोटों की जो हार हुई उसने यात्रा करवा दी। मैं उचाना के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, नहीं तो हो सकता है मैं फिर सुख में आ जाता, पहले एमपी रह लिया 5 साल, उसके बाद फिर एमएलए बन जाता, ठीक है, उचाना में लगा रहता और मेरे को उड़ने का मौका नहीं मिलता, फिर मैं भी हो सकता वही ड्राइंग रूम वाली पॉलिटिक्स ही करता, जोड़ तोड़ वाली, तो अच्छा, लेकिन अब मेरे लिए एक लंबी उड़ान भरने का मौका लोगों ने मुझे दे दिया, और मैं धन्यवाद दूंगा हरियाणा के लोगों का जो मेरे को ना जानते थे ना पहचानते थे। मेरी पहचान सिर्फ बीरेंद्र सिंह का लड़का और सर छोटू राम का पड़पोता की, इससे ज्यादा कोई पहचान नहीं थी। ठीक है, मेरे नाम के आगे आईएएस लग जाता है, लोग शायद इस नाते ये भी देखते हो कि भाई पढ़ा लिखा तो होगा, जी जी, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं थी, जी जी, तो लेकिन इस यात्रा में लगता है वो सारी चीजें अब आपने आईएएस का जिक्र कर दिया, तो एक बार जो आईएएस की जो जॉब थी वो तो आपने खूब की है, डीसी भी रहे आप, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं आप, तो वो जो दौर देखा है आपने एक अधिकारी के रूप में और एक पॉलिटिशियन के रूप में, किस तरह ज्यादा समस्याओं को समझा जा सकता है, हल किया जा सकता है, क्या मानना है चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का? नहीं, देखिए, जब प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आपको ये समझ में आ जाता है कि सरकार में काम होता किस तरह से, जी जी, और राजनीतिक तौर पे जो लोग जितना लोगों को दिखाते हैं, शायद सरकार में आने के बाद उतना नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार की अपनी बाध्यता हो जाती है। सरकारी खजाना जो इस्तेमाल किया जाता है शब्द, वो कोई कुबेर का भंडार नहीं है कि जिसकी कोई तली नहीं है, जी जी, उसकी सीमाएं तो वो सारी सीमाएं जो हैं वो आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे समझ पाते हो, लेकिन राजनीति में ये भी जरूर है कि आप उस सरकारी तंत्र के गुलाम बन के ना रह जाओ, जी जी, क्योंकि लेकिन जिसके पास आईएएस का भी अनुभव हो और फिर नेता बन जाए तो वो तो सोने पर सुहागा हो ही जाएगा, नहीं, वो उसको तो बहका नहीं सकता। नहीं, और मेरा बिल्कुल एक चीज मानना है, फ्रांस में है ये, जी जी, फ्रांस में जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जी जी, वो किसी भी स्टेज पे अपनी नौकरी के वो राजनीति में आ सकते हैं,
वो एमपी वगैरह बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं और उसके बाद वापस नौकरी में जा सकते हैं। अच्छा, वापस भी जा सकते हैं? वापस ऐसा है? नौकरी में जा सकते हैं। ये जैसे हमारे यहाँ ये छूट सिर्फ प्रोफेसर्स को है। जी जी। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों या जी। और अनेकों ऐसे आए हैं जो इस एकेडमिक फील्ड से आए हैं, जो जी। प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और वापस वो, तो ये चीज़ मुझे लगता है ये यहाँ आके हमारी जो एक वो अंग्रेज़ों वाली जो दास्ता वो झलकती है वो कहीं ना झलकती है, क्योंकि हम अपने सिटीजन को शक की दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो सिटीजन भले ही आपका सबसे पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग क्यों ना हो। वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको है जी जी कि भाई आप फर्ज करो आज जॉइंट सेक्रेटरी हो डिफेंस डिपार्टमेंट में, जी जी ठीक है, और कल को यदि आप राजनीति में चले जाओ और आप डिफेंस मिनिस्टर बन जाओ, जी जी, तो देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप वापस आना चाहो तो जबकि मेरा ये मानना है कि 75 साल से ऊपर हो चुके हैं, अब हमको इस चीज से बाहर निकलना चाहिए कि हम अपने सिटीजन को शक की दृष्टि से देखें। जी जी। छोटा उदाहरण दूं, कोई समझ जाएंगे बृजेंद्र सिंह 75 का बता रहे, मैं आजादी के 75 साल हो चुके हैं, अब हमें मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। मैं सन 2017-18 में 1 साल के लिए लंदन गया था जी एमएससी करने, जी, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट का। वो 1 साल की एमएससी थी, सरकारी खर्चे पे थी वो। जी तो मेरी फैमिली भी साथ गई थी। जी तो बच्चों के एडमिशन जिस स्कूल में हुए, जी, तो मेरी पत्नी जो थी वो स्कूल में सारे उनके कागज वगैरह लेके गई, वो जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और वो सब होते हैं। जी जी, तो वो जब उनको दिए, उन्होंने देखे और वापस पकड़ा दिए। मेरी वाइफ ने कहा कागज रखेंगे नहीं आप? कहते जी किस लिए रखने हैं, आपने दिखा दी, हमने देख लिए, जेन्युइन कागज है, आप रखो, बच्चे का एडमिशन हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ सारे कागज ऐसे दफ्तरों में रखवाते हैं जैसे टूम गिरवी रखवा दी हो। और क्यों? अपने सिटीजन पे शक करते हैं। वहां पे हम सिटीजन नहीं है, विदेशी हैं, आपके देश में 1 साल पढ़ने आए हुए हैं, हम पे भी भरोसा कर रहे हैं। इस तरह का माहौल है। तो आपको देखिए, हमारा जो कानून था वो शासक वर्ग की दृष्टि से बना था। जी जी, शासक था और प्रजा थी। जी अब हम लोकतंत्र है, आजाद मुल्क हैं, शासक और प्रजा नहीं होनी चाहिए। जी जी, तो वो एक कॉन्फिडेंस जो है के लिए तंत्र, हाँ, वो कॉन्फिडेंस जो है अपने सिटीजन में, वो अभी तक हम पैदा नहीं कर पाए शायद। चलिए, छोटा सा उचाना का एक पीस छूट गया, 32 वोटों की हार, जी, याचिका विचाराधीन है। अब वो हाई कोर्ट में, उसका कब तक क्या फैसला आना है, क्या अब उसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है? मैं स्टेटस बता सकता हूँ, फैसला तो जजों को देना है। स्टेटस क्या है? लेटेस्ट स्टेटस ये है जी, जो सुप्रीम कोर्ट से जो दूसरा पक्ष है वो अपील में गया था, हाई कोर्ट के ही 2 ऑर्डर्स थे उनके विरुद्ध। जी जी, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी के महीने में डिसमिस कर दिए थे उनके, जी, और केस वापस हाई कोर्ट में आ गया था। तो उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की एविडेंस भी हुई थी जी, तो उसके बाद हमारी तरफ से दरखास्त लगी थी जिसमें हमने कुछ रिकॉर्ड तलब करने की बात की थी, खासतौर पर सीसीटीवी वगैरह, जी जी, इनवैलिड वोट्स की रीवेरिफिकेशन के संबंध में खासतौर पर। जी, तो उस पर अभी तारीख लगी थी, ये 8 तारीख निर्धारित हुई थी, लेकिन बीच में 8 मतलब ये जिस दिन राहुल गांधी जी आए हुए थे, हाँ, लेकिन वो जो दूसरा पक्ष है उन्होंने शायद कहा होगा कि जी हमको एक छोटी तारीख दे दी जाए। तो अब 12 तारीख पे दोबारा से हमारी एप्लीकेशंस पे सुनवाई है। ब्रजेंद्र जी, हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर के वो अटल है, कम से कम उससे कोई सहमत हो या ना हो, उसको लेकर के वो, चाहे उसे कोई विघटनकारी बताओ, चाहे उसे फासिस्टवादी बताओ, चाहे उसे धर्मांधता फैलाने वाली बात बताओ, वो कम से कम अपनी आइडियोलॉजी पर अटल है। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के वर्कर निचले स्तर तक आज भी नहीं बना पाई है। बूथ स्तर तक की कमेटियां अभी भी नहीं है कांग्रेस के पास। बड़ी मुश्किल से प्रदेश इकाई बनी है, जिला इकाइयां बनी 11 साल बाद। तो अभी भी जैसे नगर निकायों के चुनाव हुए हैं, मैंने खुद ही महसूस किया है हर जगह कि कांग्रेस जूझ रही है। बूथ स्तर तक जो टीम होती थी किसी दिन, वो बूथ स्तर पर टीम नहीं है। इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं कि संगठन स्तर पर जो कमजोरी है, आइडियोलॉजी के लेवल पर जो कमजोरी है, लोग खड़े नहीं होते एक आइडियोलॉजी को लेकर के, आपका क्या मानना है? देखिए, जो आपने बात कही, मुझे खुशी है आपने ये कहा कि अब जो कमजोरी दिखती है, जी जी, इसका मतलब है कि कुछ समय पहले तक जमीनी स्तर पे हर स्तर तक
कांग्रेस पूरी तरह से एक मजबूत हाँ वो तो थी ही, पार्टी वर्कर थे, नीचे तक वर्कर था, झंडे लगे होते थे, वर्कर देखते था, थे, आइडियोलॉजी थी। एक कहा जाता था कांग्रेस के बारे में, गर्व करते कि थे। रिमोट से रिमोट गांव भी अगर कोई है देश में, वहां भी एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो कांग्रेस का झंडा उठाने वाला होगा। जी जी, ये कमी आई है। मैं तो सिर्फ हरियाणा की बात करूंगा, देश जी की जी, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में खास तौर पे पिछले 11-12 साल में जी ये अब जो संगठन सृजन दोबारा शुरू हुआ है, इसको जी, छोड़ दें यदि, इससे जी, पहले के जो 10-11 साल थे, जी सबसे बड़ी कमजोरी वो यही थी कि संगठन नहीं बना, संगठन नहीं बना या बनने नहीं दिया गया। जी जी, और ये जो निरंतर चर्चा पत्रकार साथियों में और लोगों में भी रहती है, जी जी, ये गुटबाजी की और धड़ेबंदी की, जी जी, ये उसी की उपज है। जी संगठन जब नहीं होगा तो धड़े ही बनेंगे, पार्टी के नाम पे वो धड़े ही हो जाते हैं। फिर वो व्यक्तियों के पास जाएगा। मैं एक चीज कहता हूँ, कांग्रेस जो थी पिछले 12 साल, संगठन तो था नहीं, तो जो पार्टी की टिकट चाहते थे, जो टिकटार्थी जिनको बोलते हैं, वो और उनके समर्थक, वही संगठन था। मैं कितनी बार अपने भाषणों में कहता हूं, मैंने कहा मैं कई बार सोचता हूं कि एआईसीसी से यदि कोई मैसेज आए तो प्रदेश में तो प्रदेश अध्यक्ष के पास आ गया जी, कि भाई फलाने मुद्दे पे हमें तहसील स्तर पे, सब डिवीजन लेवल पे, और फिर जिला स्तर पे, और फिर एक प्रदेश के स्तर पे ये इस तरह से आंदोलन प्रदर्शन करने हैं। जी जी, प्रदेश को तो सूचना आ गई, वो प्रदेश के आगे वो सूचना जा किसको रही थी? बस वो आपके पास जिला अध्यक्ष तो था नहीं, आपके पास ब्लॉक लेवल पे तो कुछ था नहीं, अभी भी नहीं है ब्लॉक पे। तो वो सूचना किसको दे रहे हो आप? वो सूचना यही है कि वैद्य जी मेरे बड़े अच्छे समर्थक हैं, तो भाई वैद्य जी आप 50 आदमी लेके एसडीएम दफ्तर पहुंच जाना। ऐसा ही होता रहा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपकी पार्टी के प्रति एक जिम्मेवारी का जो बोध होता है, वो नहीं होता। वो तो फिर आप स्वार्थ के लिए वो कर रहे हैं कि यदि मेरे से पार्टी काम लेने लग रही है, एक हिसाब से आप इसको अनौपचारिक तरीके से कह सकते हैं, तो मैं अपने आप को दावेदार मानना शुरू कर देता हूं उसके बाद, क्योंकि अन्यथा पार्टी की जिम्मेवारी, कोई मेरे पास पद तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद मेरा नेता यदि मेरे को कह रहा है तो ठीक है। तो ये एक हमारी कमजोरी का सबसे बड़ा कारण था। ये इसके ऊपर पर्दा डल गया लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में फिर भी क्या था कि जितने भी ये टिकटार्थी थे, लोकसभा के नहीं थे, इसमें 99% मान लो आपके विधानसभा वाले ही होते हैं। तो वहां तक तो सबने मिलकर साथ दे दिया, और लोगों में एक इच्छा थी कांग्रेस को वोट डालने की बीजेपी के विरोध में, तो वहां तो चलो ठीक है, आपकी 5 सीट आ गई। लेकिन जैसे जैसे आप विधानसभा चुनाव के करीब आते चले गए, हालत विपरीत हो गए। वो जिसको टिकट मिल गई वो कांग्रेसी, जिसको नहीं मिली वो या तो बागी या कैंडिडेट या घर बैठ गया। तो और उनमें से भी कुछ कैंडिडेट्स को अपनी हवा देने लग गए। वो तो है ही, वो तो स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि जब धड़े हैं और पार्टी के नाते आप काम नहीं कर रहे, तो फिर तो आप अपने धड़े के हिसाब से ही सोच रहे हो। आप धड़े के हिसाब से ही सोच रहे हो कि मेरे के इतने एमएलए बन जाएं तो ठीक है, किसी को हरवाना हो तो हरवा दो। तो वो चीजें थी सारी की सारी। एक आपसे सवाल हमारा ये है, और ये सभी का सवाल है, पहले भी आ रहा था, अभी इन दिनों हम देख रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई बगावत की भाषा बोल रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि चौधरी भजन लाल के प्रति रेखा शर्मा के जो शब्द आए राज्यसभा के, उसके बाद में उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, वीडियो उन्होंने संदेश भी भेजा है, और थोड़ा सा धमकी भरी भाषा में भी भारतीय जनता पार्टी को बताया है और खुद को भी बताया है। ये जो इस तरह की परिस्थितियां, जो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं अभी, चाहे राव इंद्रजीत हो, किरण चौधरी हो, कुलदीप बिश्नोई हो, अगर चौधरी बृजेंद्र सिंह की कभी राय ली जाए, क्योंकि अब हमें लगता है कि आप राय देने लायक हो गए हैं और आपसे राय मांगी जा सकती है, इतना कद आपका हो गया है, उस सूरत में क्या राय देंगे? जो कांग्रेस छोड़ छोड़कर जो चेहरे चले गए, ताकतवर चेहरे, उनको लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, मेरे से किरण चौधरी जी ने जब पार्टी छोड़ी जी, तब मेरे से पूछा कई लोगों ने, जी ठीक है, वो ठीक है, मेरी बात का कोई वजन नहीं होगा, जी, लेकिन, और वो मेरी बहुत सीनियर हैं, पारिवारिक 3 पीढ़ियों का संबंध है, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि शायद इनको ये एहसास आज नहीं होगा कि ये कितनी बड़ी गलती करने लग रहे हैं। जी, वो ठीक है, आज उनको अच्छा लग रहा था उस दिन, क्योंकि वो राज्यसभा की सदस्य थी। मैं तब भी कहता था ये 2 साल की सदस्यता है और इसके आगे नहीं मिलेगी। श्रुति के मंत्री बनने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं मिलनी थी, और आपने कर दी थी और श्रुति जी मंत्री बन गई,
माफी चाहूंगा, बट दिस इज द एंड ऑफ बंसीलाल लेगेसी। ये है पॉलिटिकल लेगेसी अब वही है, वो बीजेपी के भक्त बन के कुलदीप अपनी। बिश्नोई को लेकर क्या कहेंगे? क्या उनके कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले हैं? क्या कांग्रेस के दरवाजे? नहीं, कांग्रेस के दरवाजे तो बिल्कुल खुले रहने चाहिए। जी जी। लेकिन चक्कर ये है कि कुलदीप बिश्नोई जी इतनी बड़ी विरासत के वारिस थे, लेकिन उन्होंने पिछले 25 साल में सब मतलब जो आप कह रहे हो आपकी मुस्कान कह रही है तो जो। मतलब मेरे को मेरे सीनियर हैं तो मेरे को कहते हुए थोड़ा अटपटा लग रहा है। जी जी। लेकिन उस विरासत को तितर बितर करने में भूमिका सबसे बड़ी उन्हीं की खुद की। जी जी। पश्चिम अगर बंगाल वो कहीं टिक के रह जाते जी 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 तो उनका बहुत वजन था, बहुत वजन था, बहुत वजन था। और बीजेपी ने अब उनका वजन कितना बचाया वो दिखा दिया। तो बीजेपी दूसरे नेताओं के साथ भी ऐसा कर सकती है? बीजेपी, मैं आपको व्यक्ति का राव इंद्रजीत को कोई नेक सलाह देना चाहे, किरण चौधरी को कोई नेक सलाह देना चाहे, ये सब वो हैं जिनके 45-50 साल के राजनीतिक करियर हैं, दूसरी तीसरी पीढ़ियां हैं सारी की सारी। तो मैं एडवाइस देने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि आप सब वो लोग हैं, वो बड़े नेता हैं जो कांग्रेस में रह के कितनी मजबूती से आप सबसे उच्च पद की बात कर सकते थे, और बीजेपी में जाके आपको किस तरह से शांत कर दिया जाता है, और किस प्रकार से आपकी इतनी बड़ी बड़ी जो विरासतें हैं शायद आपको पता भी नहीं लग रहा वो किस तरह से लुप्त होती जा रही है, धराशायी की जा रही है, धराशायी हो चुकी हैं ज्यादातर। जी। और यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं बीजेपी में नया नया आया था, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, बहुत सीनियर नेता हैं बीजेपी के। जी जी। जब मेरी उनसे मुलाकात पहली बार हुई तो उन्होंने मुझे एक चीज कही थी कि ब्रजेंद्र, ये पार्टी वो पार्टी नहीं रही जिसमें हम पैदा हुए थे और पले बड़े थे। जी जी। मैंने कहा जी कैसे? 2 चीजें कही थी उन्होंने। कहा था पहला तो ये कि अब यहाँ पराक्रम नहीं परिक्रमा की आवश्यकता पड़ती है, जी जी। और दूसरा ये कहा था कि कोई भी वो व्यक्ति, जी जी, राजनीतिक व्यक्ति जिसका अपना राजनीतिक वजूद है, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, या अपना किसी भी प्रकार का जातिगत आधार या कोई भी आधार जिसके ऊपर उनकी राजनीति यदि है, वो बीजेपी की हिट लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे हैं। जब तक उनकी उपयोगिता है उसका इस्तेमाल करेंगे, जिस दिन वो उपयोगिता खत्म हो जाएगी। बिना नाम लिए कईयों को चेतावनी दे दी आपने जो। मैंने, क्योंकि मुझे दी गई थी। जी जी। और जिस व्यक्ति ने दी थी बहुत बड़े परिवार से है और आज हाशिए पे है, और उन्होंने मुझे उस समय चेताया था। चलिए, आपको चेता दिया था, आप संभल गए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये चीज मैं उन सब के लिए भी कह रहा हूं जी जी, जो कांग्रेस में अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति ना होने की वजह से यदि उसकी खोज वो बीजेपी में कर रहे हैं, भूल जाएं तो बहुत बड़े भुलावे में है। भूल जाएं, यही उनका। चलिए हम समापन की ओर बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा गुरुग्राम में भी उठाया, और पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद में एक बार फिर चर्चा है। दूसरी चर्चा ये है कि जितने छत्रप कमजोर होते जाएंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जाना हुआ, वहाँ तृणमूल कांग्रेस का जाना हुआ, क्या कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के भविष्य के लिए सुखद संकेत है? क्या लगता है कि इससे इंडिया गठबंधन में, जैसे ममता बनर्जी शायद पहले कुछ ताकत दिखाती या और दिखाती, आज ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की एक ताकत बनकर के ममता बनर्जी भी उसमें जुड़ेगी? जो देखिए, इसमें क्या बदलाव समझते हैं इस परिणाम से? देखिए, इसमें सुखद की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आपके लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा हो जी, तो उसमें आप दूसरे की तकलीफ से खुश नहीं हो सकते। जी जी। वो ठीक है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष की, ये सारी कांग्रेस की कीमत पे पनपी हैं। जी जी। ये सारी कांग्रेस से उपजी हुई पार्टियां हैं। जी जी। और कांग्रेस को हाशिए पे लाके इन्होंने अपना अस्तित्व मजबूत किया था। जी जी। वो बात दूसरी है कि आज बीजेपी इनको एक एक करके निपटाने लग रही है। लेकिन ये चीज शायद बंगाल के चुनाव के बाद राहुल जी ने जो एक राजनीतिक परिपक्वता दिखाई और एक बड़ापन दिखाया, जी जी, और ये कहा कि इस हार से किसी कांग्रेसी को खुश होने की जरूरत नहीं है, ये एक संकेत है हम सब के लिए कि यदि हम इकट्ठा नहीं रहेंगे
तो एक एक को अलग अलग करके ये खत्म करते चले जाए। भाजपा खिलाफ एकजुट होने का आह्वान है उनका पूरी तरह से कम आप आज तो समझ लें, क्योंकि आज आप में से कोई भी सत्ता में नहीं है। जी जी जी। कल तक ठीक है आप सत्ता में थे तो आपको शायद ये गलतफहमी थी कि आप अपने दम पे सारी लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, अनेकों प्रदेश, उड़ीसा है हमारे सामने, जिस प्रकार से बीजेपी ने निपटाए हैं सारे के सारे, महाराष्ट्र इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल से अब भी विपक्ष अगर ये नहीं समझेगा कि इकट्ठे होके लड़ोगे तो खड़े रह पाओगे, नहीं तो इंडिविजुअली तो निपटा दिए जाओगे। वो ठीक है, राहुल गांधी जी जब गुड़गांव आए तो उन्होंने यही बात इसको इस तरह से भी कहा कि बीजेपी इन सबको निपटाएगी, अंत में हम ही खड़े मिलेंगे जो इनसे लड़ रहे होंगे। तो क्या हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं को भी एकजुट होने की जरूरत नहीं है? एक दूसरे से ईर्ष्या छोड़ करके, पद की बातें छोड़ करके, किसी को अपने व्यक्तिगत परिवार की चिंता छोड़ करके आज सबको कांग्रेसी बनने की जरूरत है या नहीं? हुजूर, 3 चुनाव में तो सरकार नहीं बनी है और चौथी में भी बहुमत नहीं मिला था। 4 चुनाव जा चुके हैं। आपको अभी भी अगर समझ नहीं आएगी तो फिर प्रभु भी आपकी मदद करने नहीं आएंगे। वो जैसे शिशुपाल के जो 100 अपराध क्षमा लायक थे ना, तो 4 चुनाव जा चुके हैं। जी जी। तो ये चीज कार्यकर्ता तो समझ चुका है। जी जी। लेकिन नेता पता नहीं किस गलतफहमी में जी रहे हैं अभी भी। तो कांग्रेसियों के नाम ब्रिजेंद्र सिंह का पैगाम और हमारी बात समाप्त। मेरा पैगाम ये है, पहले पार्टी को मजबूत करके पार्टी को जितवा लो। पार्टी के अंदर की जो दौड़ है वो जीत कर दौड़ लेना, लेकिन आप उस जीत से पहले यदि आपस में दौड़ना शुरू हो जाओगे तो बीजेपी के विरुद्ध कौन दौड़ेगा? ये चीज पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आती, और ये इतिहास गवाह है इन चीजों का। जी जी जी। अनेकों मिसालें हैं। आप किसी भी साम्राज्य की मिसाल उठा के देख लीजिए, वो धीरे धीरे करके ही गिरता है, एक एक करके उसके अंश जब अलग होते हैं। लेकिन सब इसी गलतफहमी में रहते हैं कि बड़ी आपदा से बाद में लड़ेंगे, पहले खुद लड़ लें। तो आप खुद लड़ते रहोगे तो बड़ी आपदा तो आपको खा जाएगी सारी की सारी को। चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह ने बड़ी काम की बात कही है। हर कांग्रेसी को इनकी बात गौर से सुननी चाहिए। हमने भाजपाई हैं, हमने कांग्रेसी, हम तटस्थ भाव से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसमैन है, कांग्रेसियों के नाम संदेश दिया है, अपनी बात कही है। आपको इनकी बात कितनी उचित लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। आपकी राय का हम स्वागत करेंगे। हमारी आलोचना का, हमारी तारीफ का, दोनों ही सूरत में आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है। आप स्वतंत्र हैं, आपकी बातों का हम स्वागत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ब्रिजेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।